नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दसवीं विषय विज्ञान बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और पूरा का पूरा वीडियो बनाकर A to Z जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कैसे लिखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके आपके साथ साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वह है चैप्टर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न क्या है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ये पहला प्रश्न है। तो डीएनए प्रतिकृति का मतलब क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए से बहुत सारे डीएनए का निर्माण होता है। ठीक ना, तो इसको क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में इस डीएनए प्रतिकृति का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए, डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संदेश को ले जाने का काम करता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। ठीक ना, जो माता पिता से बच्चों में जो गुण है वो जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती है, जो लंबे समय तक किसी स्पीशीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं उसमें माता पिता की ही लक्षण जाए। ये हो सकता है कि जो गुण माता पिता में ना हो वो गुण भी बच्चों में आ सकता है। जैसे दादा परदादा के गुण कभी कभी बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो ये भी किसका काम है, डीएनए का काम ही है। ठीक है, तो इतना लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो आवश्यक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। तो देखिए, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए आवश्यक है, मतलब डाइवर्सिटी जो जाति है जीवों का उसके लिए तो आवश्यक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब किसी एक ही जाति के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है, क्योंकि यदि किसी समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। जैव वैश्विक उष्मीकरण के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे। तो इतना आपको लिखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समष्टि क्या होता है और व्यष्टि क्या होता है। व्यष्टि क्या होता है, किसी जीव का एक जाति, ठीक ना, और समष्टि का मतलब क्या है, उसी जाति का पूरा समूह। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। सीधा सा मतलब है कि द्विखंडन और बहुखंडन में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है।
अंतर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम में, तो उसी हिसाब से आपको सारणी बना लेना है। तो देखिए पहला अंतर है द्विखंडन में आप लिखेंगे। द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक ना। द्विखंडन में क्या होगा, जैसे एक कोशिका है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन बहुखंडन में क्या होगा, बहुखंडन में एक कोशिका है तो एक ही कोशिका से बहुत सारे कोशिकाएं विभाजित होकर बन जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो देखिए लिखेंगे क्या, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट देखिए, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से 2 भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल में होता है, ठीक ना। अमीबा में होता है और लेशमानिया में, ठीक ना। कौन सी प्रक्रिया, द्विखंडन की प्रक्रिया। तो इतना आपको लिखना है। अब देखिए बहुखंडन में क्या लिखेंगे, तो देखिए मलेरिया परजीवी। अब मलेरिया परजीवी आपको सभी को पता है कि मलेरिया बीमारी किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में एक कोशिकीय जीवों के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बनी होती है और बाहर का आवरण कटने पर ये कोशिकाएं मुक्त हो जाती है, ठीक ना। जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो वो क्या है कि कवच से ढका रहता है, लेकिन जैसे इससे जो कोशिकाएं हैं वो बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे संरचना बनाकर निकलते हैं। तो इतना ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। मतलब जो बीजाणु है, तो बीजाणु के जनन से जो जीव है तो जीवों को क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के माध्यम से। तो उत्तर क्या लिखेंगे, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, ठीक ना। जैसे बीजाणु है तो एक सेल वॉल होगा बहुत मोटी, ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो ये कोशिका भित्ति है, जैसे इसमें नमी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलती हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनरुद्भवन द्वारा, अब पुनरुद्भवन क्या है, जैसे आप देखे होंगे छिपकली जो होता है, छिपकली का पूंछ कट जाता है, ठीक ना। इसके बाद कट कर वो गिर जाता है, लेकिन वो एक नया जीव नहीं बनता, ठीक है। हाँ, उस पूंछ के जगह में फिर से एक नया पूंछ आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, ठीक ना। वैसे जैसे इंसान है तो इंसान का जो जीभ है, ठीक ना, और जो लीवर है, तो इसमें भी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। किसी इंसान के यदि किसी दुर्घटनावश जीभ नष्ट हो जाए या कट के गिर जाए, ठीक ना, तो जीभ फिर से दोबारा उतना ही बड़ा बन सकता है। क्यों, क्योंकि मानव के जीभ में पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि पुनरुद्भवन क्या होता है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, तो उत्तर देखिए, जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए एक खास अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे जीवों के किसी भाग को काट कर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। मतलब पुनरुद्भवन से नया जीव का निर्माण होना उसी जीव में होता है जिनमें कोई भी अंग कोई विशिष्ट कार्य नहीं करता, ठीक ना। अब मान लीजिए इंसान के यदि हाथ को काट दिया जाए तो
वो यदि नया जीव बन जाएगा, तो नया जीव बन जाएगा तो उसमें श्वसन कहाँ से होगा? क्योंकि इंसान में तो श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। उत्सर्जन कैसे होगा? भाई उत्सर्जन तो इंसान में वृक्क के द्वारा होता है। तो इसलिए किसी भी जटिल संरचना वाले जीव का शरीर एक नया जीव नहीं बन सकता। तो ये आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कुछ जीवों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन है ऊतक संवर्धन। ठीक है, ऊतक संवर्धन, तो इसको ध्यान रखिएगा। संवर्धन, ठीक ना। कायिक प्रवर्धन क्या है भाई? ऊतक संवर्धन। किसी भी पेड़ पौधे का ऊतक काट करके कहीं भी रोपित करते हैं तो क्या हो जाता है? एक नया पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। तो देखिए कौन सा कारण है? तो 3 कारण दिया गया है। तो पहला देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। ठीक ना। अब देखिए कायिक कायिक को आप ये समझिए कि कलम द्वारा जो पौधा लगाया जाता है तो कम समय में ही उसमें फूल और फल लगने लगते हैं। लेकिन जिसमें बीज से जो पौधा आप लगाएंगे उसमें बहुत समय लगता है, मतलब 9 से 10 साल लग जाता है फल और फूल लगने में। तो ये लाभ है। ठीक ना। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला। ठीक ना। ये कायिक प्रवर्धन जो है उन पौधों के लिए बहुत उपयोगी है जिसमें बीज से पौधे तैयार नहीं किए जा सकते। ठीक ना। आपने देखा होगा कि जो केला है तो केला का बीज कहाँ से लगता है? चमेली हो गया, गुलाब हो गया, तो इनका भी बीज से पौधा नहीं बनता। तो इन पौधे के लिए कारगर साबित होता है। अगला अगला पॉइंट देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ठीक ना। मतलब जैसे पेरेंटल पौधे होंगे उसी प्रकार से जो संतति पौधा होगा वो अपने जनक के समान ही होगा। तो ये 3 पॉइंट में आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है? ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जनक है, जो माता पिता हैं, जो संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उनके शरीर में जो डीएनए रिप्लिकेशन है, तो ये डीएनए रिप्लिकेशन क्यों आवश्यक है? डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है? ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक ना। कभी कभी आप देखेंगे कि जो संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक ना, वो या तो माता के समान दिखते हैं या पिता के समान दिखते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता दोनों से हट के दिखते हैं वो संतान। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है डीएनए प्रतिकृति। हो सकता है कि वही लक्षण उस बच्चे के दादा में हो या परदादा में हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ये किसके कारण होता है? डीएनए की प्रतिकृति के कारण। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकी संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। ठीक ना। कहने का मतलब है कि एक कोशिका का 2 डीएनए प्रतिकृति बनता है और उसी से एक नया कोशिका बनता है, और इसके बाद जो डीएनए है वो क्या हो जाती है? प्रतिकृति से अलग हो जाती है। तो इतना ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार से भिन्न है? ठीक ना। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है?
परागण और निषेचन में अंतर लिखना है। पोलिनाइजेशन, सॉरी, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। तो इन दोनों में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई फूल है, उसका जो परागकण है, तो पराग कोश से निकलकर कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और वर्तिकाग्र में जो परागकण हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर कहां तक पहुंचते हैं, बीजांड तक पहुंचते हैं। और बीजांड के अंदर जैसे प्रवेश करेगा परागकण, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अंतर कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से सारणी बना लेंगे आप, और पहला अंतर लिखेंगे, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, ठीक ना। ये पहला हो गया किसका, परागण का। निषेचन में पहला लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मकों का मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक ना। इसमें सिर्फ रास्ता तक पहुंचेगा, लेकिन निषेचन में क्या होगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, परागण में यह ज्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होती है। मतलब परागण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन निषेचन में क्या होता है, तो निषेचन में आप लिखेंगे, इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। अब पराग नलिका क्या है, जैसे परागण अंकुरित होते हैं ना, तो उसमें एक नली नुमा संरचना बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। मतलब जो परागण की प्रक्रिया है वो निषेचन से पहले होगा, और निषेचन कब होगा, तो निषेचन परागण के बाद होगा, ठीक ना। तो आप लिखेंगे क्या तीसरे नंबर में, यह क्रिया परागण के बाद होती है। तो ये आपका परागण और निषेचन में अंतर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है, ठीक ना। अब देखिए शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है। शुक्राशय जहां क्या पा जाएंगे, शुक्राणु, ठीक ना, तो उसको शुक्राशय कहेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि किसको कहते हैं, तो आपका शुक्राशय से बाहर एक ग्रंथि पाया जाता है जो क्या करता है, शुक्राणु को बाहर निकालने से प्रोटेक्ट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि कहेंगे। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप, तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्त्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्त्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, ठीक ना। जो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है वो क्या करता है कि जो शुक्राणु है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपको उत्तर लिखना है 2 लाइन में, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन का मतलब सीधा सा मतलब है कि जब किशोरावस्था में आते हैं कोई भी लड़कियां, ठीक ना, तो उनके शरीर में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे उत्तर और लिखेंगे, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन क्या है भाई, वक्ष के भाग में स्तनों का विकास होता है, मतलब सीना का भाग बढ़ जाएगा। रजोधर्मीय ऋतुस्राव का प्रारंभ होगा, मतलब मासिक धर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगला है आवाज पतली हो जाती है। आवाज पतली क्यों होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो छोटी होने लगती है, ठीक ना। जिस इंसान में थायराइड ग्रंथि जितना बड़ा होगा तो उसका आवाज भारी होगा, और जिस इंसान का थायराइड
ग्रंथि छोटा होगा तो उसका आवाज क्या होगा, पतला होगा, ठीक ना। इसके अलावा चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, गुप्तांगों पर बाल उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये 4 पॉइंट है इस प्रश्न का उत्तर, जिसको आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। यदि कोई बच्चा शिशु अपने मां के गर्भ में है तो उसे पोषण कैसे मिलेगा, खाना पीना कैसे मिलेगा, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, ठीक ना। मां का जो ब्लड होता है उसी से पोषण मिलेगा, किसको, शिशु को। अब भाई शिशु गर्भ में है तो गर्भ से आकर खाना तो खाएगा नहीं, उसको मां के रक्त से ही मिलेगा पोषण, जो भी है, चाहे विटामिन्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे खनिज लवण हो, सभी पोषक तत्व कहां से मिलेगा, मां के रुधिर से मिलेगा। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक ना। प्लेसेंटा किसको कहेंगे भाई, अब इसको अपरा भी कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा को अपरा भी कहते हैं। जिस थैली के अंदर क्या रहता है, बच्चे का विकास होता है, तो उस थैली को ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। मां के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है, ठीक ना। अब देखिए, जो बच्चा है तो बच्चा मां के पेट में, गर्भ में है, तो भाई उसमें जो पोषण जाएगा, तो पोषण जाएगा तो अपशिष्ट पदार्थ भी तो निकलेगा, तो वो अपशिष्ट पदार्थ फिर से मां के ब्लड में ही मिलकर बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो इतना आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। अब कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी एक गर्भ निरोधक व्यवस्था होता है, ठीक ना, जिससे महिला क्या है कि मीटिंग के टाइम सुरक्षित रह सकती है, मतलब गर्भधारण उसमें नहीं होता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर टी, ठीक ना। तो यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, ठीक ना। क्या लिखना है कि कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, केवल गर्भधारण को रोकती है, ठीक ना। जो कॉपर टी क्या होता है कि गर्भधारण ना हो, बस इतना ही को रोकता है। यदि यौन संचरित रोग है तो उससे रक्षा नहीं करेगा कॉपर टी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक ना। जैसे यौन संचरित रोग एड्स है, तो एड्स है यदि किसी को, चाहे महिला हो पुरुष को, आपस में संबंध बनाते हैं तो 100% चांस है कि उसको एड्स हो जाएगा, ठीक ना। ये कॉपर टी क्या करता है, केवल गर्भ निरोधक का कार्य करेगा, मतलब गर्भधारण रोकेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बुक के जस्ट पीछे होते हैं, ठीक ना। जैसे आपका पाठ खत्म होता है तो पाठ के जस्ट पीछे जो क्वेश्चन होते हैं उनको चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। अब समझ लीजिए कि मुकुलन क्या है, तो मुकुलन जैसे एक जीव है
अब एक जीव क्या होता है, कोई बर्ड्स बढ़ता है और ये बर्ड्स टूट जाता है शरीर से, तो वो जो टूटा हुआ शरीर है वही एक नया जीव का रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जननन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है, अमीबा में तो नहीं होता है, अमीबा में तो कोश का विखंडन द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होता है, लेशमानिया में भी नहीं होता है, तो होता किसमें है, ईस्ट में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक ना, अब इसमें बताना है आपको कि मादा जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए अंडाशय, तो अंडाशय तो महिलाओं में ही पाया जाता है। गर्भाशय, गर्भाशय भी महिलाओं में पाया जाता है। शुक्रवाहिका, हाँ शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है। और डिंबवाहिनी, तो डिंबवाहिनी भी कहाँ पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। तो शुक्रवाहिका ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है परागकोश में होते हैं। अब आपको बताना है कि परागकोश में क्या होते हैं। तो परागकोश में देखिए बाह्यदल, परागकोश में बाह्यदल, अंडाशय, अंडभ, परागकण। ठीक ना, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में आपको सभी को पता है कि पोलन ग्रेन मतलब परागकण होते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण। ठीक ना, बाह्यदल तो फूल के बाहर होता है। अंडाशय, तो अंडाशय में तो बीजांड पाया जाता है, और अंडभ, अंडभ में बीजाणु पाया जाता है। तो परागकोश में क्या पाया जाएगा, परागकण पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर, अलैंगिक जनन आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ ये पेड़ पौधों में संभव है। ठीक ना, क्योंकि पेड़ पौधों में बिना बीज के भी पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, कलम के द्वारा। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक होता है, तभी लैंगिक जनन होगा। तो इसमें बताना है कि लैंगिक जनन से क्या लाभ है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हेडिंग में उत्तर, ठीक ना, और इसका पहला पॉइंट लिखेंगे अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति जनन के लगभग समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होता है, परंतु लैंगिक जनन में दो या दो से अधिक जीव भाग लेते हैं, अतः संयोजन अनोखा होता है तथा भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ाता है, जो विकास के लिए आवश्यक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लैंगिक जनन में नए संयोजन के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे नई स्पीशीज एवं जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक ना, लैंगिक जनन से नए नए जीवों का उत्पन्न होने की संभावना होती है, लेकिन अलैंगिक जनन से जो जैसे माता पिता वैसे उसके संतान होंगे। ठीक ना, तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, मानव में वृषण के कार्य क्या हैं। जो मानव में वृषण है, तो वृषण के क्या कार्य हैं मानव में। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव करना। ठीक ना, तो ये दो कार्य हैं किसके, वृषण के। तो इतना आपको पढ़ लेना है और परीक्षा में बहुत ही अच्छे से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ऋतु स्त्राव क्यों होता है। तो सीधा सा मतलब है मासिक धर्म क्यों होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर देखिए, निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पॉन्जी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि जो गर्भाशय है उसका जो दीवार, ठीक ना, हर महीना प्रिपेयर होती है, और जो हर महीना प्रिपेयर होती है तो जैसे गर्भ धारण होता है, तो वही टूट कर क्या होता है, जो
जाइगोट है तो जाइगोट को पोषण प्रदान करती है। लेकिन क्या है कि ये प्रक्रिया हर महीना चलता है, ठीक ना, 28 दिन का चक्र होता है। तो हर महीना जब चलता है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी भ्रूण का विकास नहीं होता है जब गर्भाशय में, तो वही टूट कर क्या होता है, रक्त के माध्यम से वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाती है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला लाइन क्या लिखेंगे, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ठीक ना। तो इतना आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा आप, ठीक ना। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो बिल्कुल बहुत सरल है बनाना, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, नीचे का भाग थैलेमस बनाना है, मतलब पुष्पासन बनाना है। पुष्पासन किसे कहते हैं, जिस आसन पे पुष्प बैठा है उसको पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद आपको अंडाशय वाला भाग बनाना है, ये बीच वाला भाग बनाना है। इसके बाद आपको वर्तिका बनाना है और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र बना लेना है, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पुंकेसर, ठीक ना। और पुंकेसर के साथ क्या जोड़ देना है, पराग कोश। अब पराग कोश के बाद क्या करना है, आपको इस प्रकार से फूल की पंखुड़ी बना लेना है, जिसको दलपुंज कहते हैं, और नीचे क्या बना लेना है, बाह्य दलपुंज बना लेना है, ठीक ना। तो ये बहुत ही सरल चित्र है, ये 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है, ठीक ना। मतलब किसी भी महिलाओं में गर्भ धारण ना हो तो उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो ये आपको उत्तर के रूप में लिखना है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे हेडिंग, गर्भ निरोधक की विधियां निम्नलिखित हैं। तो पहला जो विधि है, यांत्रिक अवरोध, फिजिकल बैरियर मेथड, ठीक ना। ये क्या है, यांत्रिक अवरोध। तो इसका डिटेल्स कैसे लिखेंगे, ताकि शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके, शिश्न को ढकने वाले कंडोम तथा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियां जैसे लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना, ठीक ना। तो ये यांत्रिक अवरोध है। दूसरा, हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करना, ठीक ना। तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, गर्भ निरोधक गोली आता है, जिसमें क्या होता है, सहेली। सहेली ये क्या है, दुनिया का सबसे पहला गर्भ निरोधक टैबलेट है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हार्मोन संतुलन को परिवर्तन, तो इसका डिटेल्स लिखेंगे। ये दवाएं मादा सामान्यतः गोली के रूप में लेती है, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंड का विमोचन नहीं होता है, अतः निषेचन हो नहीं पाता है, ठीक ना। जब कोई भी महिला गर्भ निरोधक गोलियां लेती है तो उससे क्या होता है, अंडाशय से अंडा निकल ही नहीं पाता, जिससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है शल्य क्रिया तकनीक, ठीक ना। सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या लिखेंगे, यदि पुरुष की शुक्र वाहिनिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि मादा की अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। मतलब सीधा सा कहा जाए कि या तो आप पुरुष नसबंदी करा लीजिए या महिला नसबंदी करा लीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। मतलब जो एक कोशिका जीव हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, जैसे युगलीना हो गया, युगलीना। तो इन जीवों में जो एक कोश के जीव हैं उनमें जनन की पद्धति क्या है, और जो बहुकोश के जीव हैं जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, बंदर हो गया, हम मनुष्य भी हो गए, ठीक ना, चूहा हो गया, खरगोश हो गए, चिड़िया हो गए, तो इनमें जनन में क्या अंतर है। मतलब एक कोश की जीवों का जनन
और बहुकोशिकीय जनन में क्या अंतर है। तो ये आपका प्रश्न रहा और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे आप उत्तर, ठीक ना, और इसके बाद एक कोशिका जनन पद्धति एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे बहुकोशिका जनन पद्धति। तो एक कोशिका जनन पद्धति, बहुकोशिका जनन पद्धति। तो देखिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे एक कोशिका जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन होता है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा मतलब कोशिका विभाजन द्वारा इसमें जनन होता है। और बहुकोशिका जनन पद्धति में क्या होगा, बहुकोशिक जीवधारी में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। बहुकोशिक, अब इसमें आप कहेंगे अलैंगिक कैसे, तो अलैंगिक होता है पेड़ पौधों में, हमने बताया अभी कि किसके द्वारा होता है, कलम द्वारा होता है, कर्तन द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अगला पॉइंट, एक कोशिका जनन पद्धति में एक कोशिक जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं, ठीक ना, मतलब एक कोशिका जीव में कोई भी जनन अंग नहीं होता, ठीक ना। लेकिन बहुकोशिक में क्या होते हैं, अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। उसी के आधार पे तो हम इंसानों को बांटते हैं कि ये महिला है ये पुरुष है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका उदाहरण अमीबा में द्विखंडन तथा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है, ठीक ना। अभी हमने नाम लिया था अमीबा का। अमीबा एक कोशिका से दो कोशिका बनता है और यही दो जीव बन जाते हैं, ठीक ना। लेकिन बहुकोशिक जनन पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका उदाहरण अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु समासंग आदि, तथा अलैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मक का बनना। तो इतना आप 3 पॉइंट में लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। समष्टि का मतलब अभी हमने बताया कि किसी भी जीव का समूह होता है समष्टि का मतलब, ठीक ना। तो जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व के लिए किस प्रकार सहायक है, ये आपका प्रश्न रहा। और उत्तर आप क्या लिखेंगे इसका, तो उत्तर लिखेंगे अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि परितंत्र में अपना स्थान अथवा निकेत ग्रहण करने में सक्षम होती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के रूप में योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है, ठीक ना। अब देखिए कोई भी जीव यदि जनन नहीं करेगा तो क्या है कि एक समय के बाद उस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और जब वो जीव मर जाएगा तो उसका स्थायित्व कहाँ रह जाएगा, संसार में वो जीव बचा ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए डीएनए प्रतिकृति का होना आवश्यक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं भाई, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना, ठीक ना। भाई माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे शारीरिक संबंध से बच्चे पैदा हो, तो उसको रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, लैंगिक संचरण द्वारा HIV एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा आदि रोगों से बचाव, ठीक ना। जैसे गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने से क्या होता है, जैसे HIV से फैलने वाला रोग एड्स, गनोरिया रोग हो गया लैंगिक बीमारी, सिफिलिस हो गया, और मस्सा आदि रोग से बचाव हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर के लिए, ठीक ना। अब देखिए यदि कोई भी माता पिता है, यदि वो लगातार गर्भधारण में भाग लेंगे, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि एक महिला बच्चा जन्म देने के बाद वो जस्ट 10वें महीना में फिर से गर्भधारण करने के लायक हो जाती है। तो
इसमें क्या होगा कि जो पहला संतान है उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये पाठ आपका अध्याय समाप्त होता है जिसका नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कभी आए नहीं थे, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भलाई हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, और हम आपको एमपी बोर्ड का पूरा तैयारी करवाएंगे। एमपी बोर्ड का पूरा तैयारी, ठीक है। टाइम टेबल आ चुका है। आपका एमपी बोर्ड कब से है? तो 5 फरवरी, ठीक ना, 5/2/2024 से आपका 10वीं का बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपको टाइम समय का ध्यान रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।